नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज दो महत्वपूर्ण खबरों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से बेहद महत्वपूर्ण खबरें आई हैं। पहली खबर आई है जिसमें 498 को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2022 में कुछ गाइडलाइन जारी की थी और कहा था कि 498 और उसके साथ तमाम जो सेक्शन लगा के एफआईआर बना दी जाती हैं और इसके बाद गिरफ्तारी की जाती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। यानी कि अब 2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी 498 के ए और उससे जुड़े हुए विषयों के मामले में। यह सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण खबर आई है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से एक अपने आप में बड़ा फैसला आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला आईपीएस जिसने अपने परिजनों के साथ मिलकर अपने पति और उसके रिश्तेदारों पर खूब झूठे मुकदमे लिखा है, 498, 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप तक का चार्ज लगा दिया। लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला आईपीएस का जो पति और उसका पिता था, जो 109 और 103 दिन जेल में रहे और उनको जो मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ा, उसके लिए आप सार्वजनिक माफी मांगिए, अनकंडीशनल माफी मांगिए, वो भी इंग्लिश हिंदी अखबारों में छपवाइए और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए। तो दो बड़े फैसलों पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर एपी सिंह साहब जुड़ गए हैं। आप डॉक्टर एपी सिंह साहब को पहले से जानते हैं, बहुचर्चित वकील हैं, लगातार मेंस राइट को लेकर काम कर रहे हैं और आपको याद होगा जंतर मंतर पे तो बकायदा धरना दिया था उन्होंने और लगातार ये मांग उठाते रहे। डॉक्टर साहब, दो खबरें सुप्रीम कोर्ट से आई हैं। निश्चित रूप से 498 ए को लेकर और उसके साथ जो एडिशनल सेक्शंस लगा देते, गिरफ्तारी पर 2 महीने के लिए कंप्लीट रोक लगा दी। लेकिन जो दूसरी खबर है उसके उस पहलू को समझने की डॉक्टर साहब जरूरत है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति और ससुर 109 103 दिन जेल में तो रहे, लेकिन केवल महिला आईपीएस माफी मांग ले, इससे बात खत्म हो जाएगी। क्या आपको लगता है ये सजा काफी थी डॉक्टर साहब? नहीं, सजा की बात नहीं थी। एक्चुअली होता क्या अवस्थी जी, 498 के साथ साथ 406, क्योंकि उसमें राहत देने लगे, एंटीसिपेटरी बेल मिलने लगी, तो लोगों ने और मोडस ऑपरेंडिस अपनाई। उस 498 406 के साथ जेठ को छूट मिल जाती थी, ससुर को छूट मिल जाती थी, नंदोई को छूट मिल जाती थी, देवर को। अब उन्होंने शुरू क्या किया, नए आपराधिक षड्यंत्र के तहत 498 406 के साथ साथ 377 376 354 307, समझिए आप, एक घर की महिला, घर की बहू जिसको ब्याह के लाए, सास ने आरती उतारी, ससुर अपना बैग नोटों का भरा हुआ बिखेरता रहा, जेठ बैंड टेंट खाना रिसेप्शन होटल हलवाई महीनों करता रहा, देवर लगातार रिश्तेदारों को ला ला के स्टेशन छोड़ के उनके लिए व्यवस्थाएं करता रहा। उस देवर पर, उस जेठ पर, उस ससुर पर जब 376 377 307 लगती है तो उसके बाद ट्रायल कोर्ट मान हो जाती है, कहती कस्टडी भेजो, जेल भेजो, 498 406, ठीक है, लेकिन इस सेक्शन में हम बेल नहीं ले सकते, सेशन ट्रायल है, वहां जाएगा, ये होगा। तो जो मिसयूज हो रहा था, दुरुपयोग हो रहा था इन महिला कानूनों का, जिसका उदाहरण आईपीएस, माननीय आईपीएस महिला अधिकारी, समझ सकते हैं आप, जिसके जिम्मे पूरे जिले का प्रशासन होता है। एक जिले में कितनी पीड़ित होंगी महिलाएं, कितनी रेप विक्टिम होंगे, कितने मर्डर के कंप्लेनेंट होंगे, उन सबको संभालने का जिम्मा रखने वाली महिला ने आरोप लगाए कि मैं सुरक्षित नहीं, मेरे साथ मोलेस्टेशन हुआ, मेरे साथ हमला हुआ, मेरी असुरक्षा, मेरे पे डिमांड ऑफ डोरी, मेरे पे, ये आरोप सिद्ध करते हैं किस तरह से इन महिला कानूनों का लगातार दुरुपयोग हो रहा था, चला आ रहा था। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये ध्यान केवल एक केस को लेकर नहीं है। अगर एक केस को लेके होता तो अपोलॉजी, रिटन अपोलॉजी, वैसीम अपोलॉजी के बाद खत्म हो जाता, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ट्रिपल जज की बेंच, जो 3 जजेस की बेंच है, जो फांसी की सजा को भी खत्म करने की क्षमता रखते हैं, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया
कि इसको हम पब्लिकेशन कराएंगे, हिंदी इंग्लिश के अखबारों में पब्लिकेशन कराएंगे, दोनों में कराएंगे। ये मैं अपने दर्शकों के लिए एक बात डॉक्टर साहब जोड़ देता हूं, उनके अगर मन में ये बात है कि ये कानून का कैसे दुरुपयोग था। अब आप समझ लो, साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में एक बड़ा फैसला दिया। फैसला क्या था? 7 साल तक की सजा के जो भी ऑफेंस होंगे उनमें आप डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करोगे, 41 का पहले नोटिस दोगे और वगैरह वगैरह प्रक्रिया अपनाओगे। 7 साल तक की सजा के मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं है। अब आइए, 498 में 3 साल तक की सजा का प्रावधान था, अरेस्ट बनता नहीं था। तो अब ये हुआ कि साहब इसको कैसे पति और उसके रिश्तेदारों को परेशान किया जाए, ससुर को जेल भेजा जाए, बारात निकाली जाए और पुलिस से सांठ-गांठ करके कैसे वो जेल जाए, इसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 376 रेप, 354 मोलेस्टेशन, ये सब धाराएं बनाने लगे। जैसे ही 7 साल के आप ऊपर गए, पुलिस को पावर आ गई, दिया पैसा और पुलिस खड़ी है और तुरंत गिरफ्तारी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये गाइडलाइन लानी पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी वो 7 साल तक के मामलों में लाए थे। डॉक्टर साहब, आप तो लगातार इस बात को कह रहे थे कि अरनेश कुमार का कैसे उन्होंने बेजा इस्तेमाल किया, कैसे उस एम्बिट से अपने आप को बाहर निकाला। डॉक्टर साहब, ये एक षड्यंत्र करते हैं और षड्यंत्र में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी शामिल हो जाते हैं। वो कहते हैं ये धारा लगवा दो फिर अरेस्ट कर लूंगा, ये धारा लगवा दो फिर उनकी कमाई का साधन बढ़ जाएगा। ये कई बार ऐसा होता है, कई बार पीड़िता, कई बार ये मिलके कोलैबोरेशन, मिलके सिस्टम ऐसा चल पड़ता है जो पीड़ा देता है और इसकी वजह से केवल पुलिस दरवाजे पर अरेस्ट करने नहीं पहुंचती। मेरे पास अवस्थी जी, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बता रहा हूं कितने ऐसे ससुर, कितने ऐसे जेठ जिनकी एफआईआर होने के बाद उन्हें पता चला, उन्होंने घर पे आत्महत्या कर ली, छत से कूद गए, जहर खा लिया, पंखे से लटक गए, उन्होंने मुंह नहीं दिखाया कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग कहेंगे ससुर ने लड़की अपनी बेटी, अपनी बहू के साथ रेप किया है। जेठ पर ऐसे आरोप कोई कैसे सह सकता है, कोई कैसे सुन सकता है, जिस पर कोई कभी केस नहीं रहा, जो नौकरी से रिटायर रहा, सम्मानजनक जिंदगी रहा, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों में, अपने वर्क प्लेस पर, नौकरी पे उसका सम्मान रहा, लेकिन केवल प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए, विषय दहेज का आज की डेट में नहीं होता है, ज्यादा बंटवारा होता है, प्रॉपर्टी होती है, लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, इस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात की जाती है। लेकिन वहां पर जब वो ससुर नहीं एग्री होता है, जेठ नहीं एग्री होता है, देवर नहीं एग्री होता है, तब उसको इस तरह के ऐसे केसेस लगाकर ये किया जाता है जिसकी वजह से या तो वो मर जाए या मजबूर हो जाए। ये जो केसेस होते हैं जिनकी वजह से केवल व्यक्ति अरेस्ट होने से नहीं डरता है, मरता भी है, आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, छत से कूदता है, जहर खाता है, गोली मार लेता है अपने को, ससुर जेठ जिसने अपना पूरा जीवन, सार्वजनिक जीवन, पारिवारिक जीवन, पड़ोस का जीवन, नौकरी का जीवन सम्मान पूर्वक किया है, सम्मान पूर्वक काटा है, लेकिन जीवन के आखिरी पड़ाव में जब उसके ऊपर मोलेस्टेशन 376, 377, 307 के केस लगते हैं, वो जिंदा नहीं रहना चाहता है, वो उस समय अपने जीवन को खत्म कर लेता है। पुलिस आती है, उससे पहले उसके जीवन का अंत हो जाता है और वो कैसे मुंह दिखाए, कैसे समाज को फेस करे, जो कभी कोर्ट नहीं गया, कभी कचहरी नहीं गया। मुकदमा होता है प्रॉपर्टी का, लड़ाई होती प्रॉपर्टी बांटो, एक रहना है, सेपरेट रहना है, डिवाइडेशन करना है, पार्टीशन करना है। पिता कैसे बांट दे? पिता के तो सब पुत्र बराबर हैं, माता के तो सब पुत्र बराबर हैं। बड़ा भाई क्या करे? उस स्थिति में उसने तो पैदा किया है, उसने तो कठिनाई से सींचा है उस घर परिवार को, लेकिन वो आती है और ऐसे ऐसे कर, जिसका परिणाम होता है इस तरह के झूठे सुन। और उसका दूसरा परिणाम क्या होता है? जैसे उन्हें भरपूर पैसे मिल जाते हैं, जैसे उनको भरपूर सेटलमेंट हो जाता है, फिर वो केस क्वैश क्यों हो जाता है, एफआईआर क्वैश क्यों हो जाती है, ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट में क्वैश करने क्यों चले जाते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? पहले काम में न्याय चाहिए, पहले काम में 376, 377 में, 307 में, 498, 406 टीवी एक्ट में, 125 सीआरपीसी में हमें न्याय चाहिए।
क्या न्याय पैसों से था? न्याय की परिभाषा पैसे तो नहीं है, लेकिन जब पति पेटीएम बन जाता है, जब पति एटीएम बन जाता है, तो निश्चित तौर पर फिर वो न्याय मिल जाता है। यानी कि पैसे की लड़ाई के लिए रिश्तों को तार तार किया जाता है, रिश्ते तोड़े जाते हैं, रिश्ते खत्म होते हैं, सामाजिक ढांचा टूटता है। इसीलिए इस देश में महिला आयोग जब है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो पुरुष आयोग और पुरुष मंत्रालय और पुरुष हेल्पलाइन और पुरुष हेल्प डेस्क और पुरुष थाना भी होना चाहिए। तो ये आपने आज की बात आवश्यकता कही, हो बड़ी गई है। इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं पेटीएम और एटीएम। आपको याद होगा बेंगलुरु के टैकी ने जब आत्महत्या करी, सुभाष ने, तो अपने आप को लिखा कि 6 मुकदमे और मैं मेंटेनेंस दे रहा हूं, उसी मेंटेनेंस का दुरुपयोग हो रहा है, उसी मेंटेनेंस से मेरे खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं। अब इस आईपीएस के मामले में जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इस मामले में आप देखिए, इंडियन पुलिस सर्विस की एक अधिकारी अपने पति, जो व्यवसायी पति है, उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का 3 केस फाइल किए हुए, और कह रही है घरेलू हिंसा। औकात है किसी आदमी की, सामान्य आदमी की, कि एक आईपीएस को घरेलू हिंसा कर पाएगा वो? मतलब क्या मजाक है ये? मतलब आप एक आईपीएस की हिम्मत ना हो अपनी आईपीएस बीवी के साथ इस तरह घरेलू हिंसा करने का, 6 मुकदमे। लेकिन डॉक्टर साहब फिर वही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप माफी मांगिए। 109 दिन, 103 दिन पति और ससुर जेल में रहे। आपने लास्टली 6 मुकदमे झेले, उसने 2018 से लेकर 25 तक कई मुकदमे, कई अदालतें, पैसा रुपया, समाज की इज्जत सब गई, और आपने कहा माफी मांग लो। वही मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूं, पहला, क्या ये माफी मांगने की सजा इनके लिए काफी थी, नंबर 1? और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आप से केवल सार्वजनिक माफी मांगो? नहीं, ये माफी मांगना तो व्यक्ति का और आदेश था, इस बात को स्वीकार करता है कि इसने सब कुछ गलत किया था। 6 डोमेस्टिक वायलेशन कोई सोच ही नहीं सकता था, कभी कल्पना नहीं कर सकता था। और इसके बदले में केवल केस नहीं किए, 103 दिन वो ससुर जेल में रहा। उसका अपराध क्या था? अवस्थी जी, उसका अपराध था कि बेटे को पैदा किया और बेटे की शादी कर दी एक आईपीएस से, खुश होके कर दी शादी। तो शादी तो दोनों मिलके करते हैं। 109 दिन पति रहा, उसका अपराध क्या था? शादी करना अपराध हो गया, शादी करने की सजा जेल होगी। चाहे अपने जीवन में पूरे जीवन शुचिता का जीवन जिया है, सद्भाव का जीवन जिया है, संस्कार का जीवन जिया है, शादी करने के बाद आप इतने बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं, इतने बड़े हैबिचुअल प्रोफेशनल हंटर बन जाते हैं, जिनको 103 दिन और 109 दिन जेल में रहना पड़े, 3 महीने से अधिक जेल में रहना पड़े। समझ सकते हैं आप, हार्डकोर क्रिमिनल की अवस्थी जी बेल हो जाती है 2 महीने, 1.5 महीने, चार्जशीट होने के बाद ऐसे 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 ऐसे। लेकिन उनके में प्रॉब्लम हुई, इसका मतलब दबाव था, इसका मतलब प्रेशर था, पद का दुरुपयोग था, अपनी पद की गरिमा का दुरुपयोग किया गया था। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा ये बंद कमरे में माफी नहीं चलेगी, इसको पब्लिकली जाना पड़ेगा, इसको पब्लिक में जाना पड़ेगा, हिंदी में भी जाना पड़ेगा, इंग्लिश के अखबार में भी जाना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे भी जाना पड़ेगा, सभी प्लेटफॉर्म जिनसे आदमी को पता चले, पुरुष को पता चले, इस देश की महिलाओं को पता चले, इस देश के कानूनविदों को पता चले, इस देश के न्यायाधीशों को पता चले, इस देश के पत्रकारों को पता चले, इस देश के आम जनमानस जो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम है, उसे भी पता चले कि हाँ, कानून इसमें बदला है। डॉक्टर एपी सिंह की मुहिम, जी की मुहिम निश्चित तौर पर रंग ला रही है, बदलाव आ रहा है। अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी बदलाव आ रहा है, ट्रायल कोर्ट में भी बदलाव आ रहा है, समाज में भी बदलाव आ रहा है, मीडिया में भी बदलाव आ रहा है, सब परिवारों में बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव मैं किसी और कोई दुश्मनी बस नहीं कर रहा, मैं बदलाव चाहता हूं इस देश के महिला पुरुष का जो रिश्ता है, जो संबंध है, जो शादी है, जो विवाह बहुत बड़ा संस्कार और संपर्क का कार्य है, वो पूरा होना चाहिए। उसमें गहनता ना पैदा हो, उसमें विशेषता बनी रहे, उसकी गरिमा बनी रहे, वो समाज के लिए बहुत बड़ा सार्थक बना रहे, ये चाहता हूं। और केवल उससे एक महिला, एक आईपीएस महिला ने केस किया, पुरुष परिवार की कितनी महिलाएं दुखी हुई, उसकी मां, उसकी बहन, उसकी भाभी, उसकी चाची, मौसी, ताई,
महिलाएं ही महिलाओं को जब परेशान करती हैं, इसलिए बदलाव चाहिए, इसलिए परिवर्तन चाहिए। और यही उद्देश्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय का था कि इसको पब्लिकेशन किया जाए, इसे आम जनता में भेजो, इसे मैसेज देना चाहिए, समाज को मैसेज जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि अब मैडम को अपने पद पर रहना चाहिए इस सब बात के बाद? आपको क्या लगता है? देखिए, नैतिकता का सिद्धांत अलग है, लेकिन अगर नैतिकता होती तो 6-6 केस कोई डोमेस्टिक वायलेशन के करता क्या? अगर नैतिकता होती तो उस पति की बेल कई बार डिसमिस कराता क्या? पति की कराता। अरे ससुर तो पिता की तरह होता है, वो तो पिता, उसका क्या इंटरेस्ट था? लेकिन क्या ससुर की 103 दिन तक जेल में कोई रखता क्या? एक दिन में 24 घंटे होते हैं अवस्थी जी, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। वो व्यक्ति जो कभी जेल नहीं गया, उसने कभी कारागार नहीं देखा, उसने कभी हार्डकोर क्रिमिनल के साथ नहीं रहा, वो कभी लुटेरों, डकैतों, चोरों, स्मैकिया, चरसिए, गांजा, रेपिस्ट के साथ नहीं रहा। लेकिन आज वो हंसते हैं उस पर, अरे वाह, आईपीएस से शादी करवाई थी, अरे आईपीएस बहू है, अब भुगत ले बुढ़े, अब भुगत बुढ़े, ले ये खा ले, तेरे तो परिवार वाले कोई आएंगे नहीं। ये कमेंट, ये ताने व्यक्ति को जिंदा लाश बना देते। वो जिंदा तो रहा, मुकदमे लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक, आशा की किरण तक, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के इस डिबेट में भाग समस्या को पहुंचाने तक वो जिंदा तो रहा, लेकिन वो जिंदा लाश बन के रहा, जिंदा लाश बन के जीते रहा। इसलिए हमें इस लड़ाई को लड़ना है कि अगर लोग जिंदा लाश ना बने, उन लोगों की जिंदा मौत ना हो, ये नहीं होना चाहिए किसी कीमत। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन मैं आपको अंतिम में सुप्रीम कोर्ट का, तो देखिए, जो आप दर्शक देख रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। बहुत से लोगों के मन में होगा कि नहीं साहब, ये केवल माफी मांगने भर की सजा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मैसेज आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट का मैसेज बहुत वास्ट है, और मैं साधुवाद दूंगा डॉक्टर एपी सिंह जैसे एडवोकेट्स का, जो जंतर मंतर पर निकल के मेंस कमीशन की बात कर रहे थे। माना मेंस कमीशन नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, संसद ने नहीं सुना, लेकिन ये मेंस कमीशन की तरफ ही एक रास्ता खुल रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 महीने तक 498 कोई गिरफ्तारी नहीं, और फैमिली वेलफेयर कमेटी की तरफ पहले केस जाएगा। जांच आप जारी रखिए, लेकिन नो अरेस्ट। तो ये अपने आप में जो मेन कमीशन की तरफ, जो डॉक्टर साहब लगातार मांग कर रहे थे, जिसके लिए जंतर मंतर पर धरने पे बैठे थे, उस तरफ जरूर एक रास्ता खुलता है। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जब फैसले और माफियां छपेंगी, तो उन लोगों को समझ में आएगा कि इसके दुरुपयोग के क्या परिणाम हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी नहीं, ये भी मैं एक बात कह दूं और ऐड कर दूं, ये भी होता था जैसे एफआईआर हुई, घर पे ताला पड़ जाता था। लड़का पक्ष की माँ, बहन, अनमैरिड बहन, कानूनी बहनें जो पढ़ रही होती हैं, अपनी किताबें छोड़कर उठ जाती थी, उठ के रिश्तेदार नहीं रोकते थे, एफआईआर दर्ज हो गई, वांटेड हो गए। ये दर्द ऑनरेबल कोर्ट को था, सुप्रीम कोर्ट का था। और फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाने का भी अर्थ है कि वो अभी भी चाहते हैं फैमिली वेलफेयर, मतलब फैमिली का लाभ हो, फैमिली का भला हो, फैमिली की वेलफेयर हो। फैमिली में दोनों होते हैं। अभी तक गिना जाता था केवल महिला पक्ष को, फैमिली में पुरुष पक्ष भी गिना जाएगा, पुरुष पक्ष की बहन को भी गिना जाएगा, पति की बहन, पति की भाभी, पति की माँ, पति की चाची को भी गिना जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता, घर ताला पड़ जाता था। ताले पड़ने के बाद बहुएं ताले तोड़ देती थी घर में घुसने के लिए कि मैं एक बार घर में घुस जाऊं। कितने ऐसे केस हैं जिनमें महिलाएं, पत्नियां घर में रह रही हैं, पति किराए पर रह रहे हैं, ससुर किराए पर रह रहे हैं। सोचिए आप, कितना मिसयूज होता होगा। जिसने अपना तिनका जोड़ के घर बनाया है, तिनका इकट्ठा करके उसने घर बनाया है, और वो जाके उसकी बहू कह देती, घर की ईंट और दरवाजे छोड़ के सारा सामान हमारा है, सारा सामान स्त्रीधन है, सारा सामान भर के ले जाएंगे, सारा ले जाएंगे। अब इस पर रोक भी है, दिया है, आप सेटलमेंट करिए, आप जो करिए, जो जैसे करें वो करें, तो यह आवश्यक हो जाता है। और जिसकी वजह से हम धन्यवाद करते हैं, आपने भी धन्यवाद दिया, हम भी धन्यवाद करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ट्रिपल बेंच को, और हम अनुरोध करते हैं ये मैसेज, ये पब्लिकेशन, ये डिबेट, ये न्यूज चैनल की खबरें, ये खबरों की सुर्खियां
न्यायाधीशों को अपने मन में भी उतारनी पड़ेगी, अपने फैसलों में भी उतारनी पड़ेगी, अपने ऑर्डर में भी उतारनी पड़ेगी, अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में भी उतारनी पड़ेगी। और जांच अधिकारियों का भी महत्वपूर्ण है, वो भी समाज के अंग हैं। ये कोई आतंकवादी नहीं होते हैं। इस तरह के पीड़ित फैमिली कोर्ट के मामले, फैमिली वेलफेयर आतंकवादी नहीं है। इन्हें आतंकवादी की तरह ट्रीट मत करिए, इन्हें फैमिली की तरह ट्रीट करिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बदलेंगे, उनके आला अधिकारी भी बदलेंगे, न्यायाधीश भी बदलेंगे, वकील भी बदलेंगे, अधिवक्ता बदलेंगे, सिस्टम बदलेगा, पत्रकार बदलेंगे, मीडिया बदलेगा, आम जनमानस बदलेगा, तो निश्चित तौर पर देश में परिवर्तन आएगा और इस तरह के झूठे केसों का अंत होगा और सच्चा न्याय मिल पाएगा, जो कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल बोला भी जाता है, कहा भी जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत बेहतर बात करी। उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस तरह के केसेस के आने के बाद एक बड़े बदलाव की तैयारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।